हेलो स्टूडेंट, एक फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतिम चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन को पढ़ेंगे। ये अंतिम चैप्टर और 16वां चैप्टर है। तो इसमें जो है आपको पहले समझ लेना है कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो होता है आपको, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, जो हमें पहले से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में आपको पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ आ जाते हैं। कोयला हो गया आपको, ये सारे आपका क्या है, सारे आपको प्राकृतिक संसाधन है। और इसकी मात्रा जो है हमारे इस धरती पर बहुत सीमित मात्रा में है। तो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। और इसमें आपको दिया गया प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब पेट्रोल डीजल जो ये समाप्त होने वाला है, और इसका हम अधिक से अधिक उपयोग अगर करते हैं तो क्या होगा, एक न एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए हमें कोई न कोई क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो उस उपाय को करने के तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। मतलब पेट्रोल डीजल जो चीज़ है, जो हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। तो इनमें जो है पेट्रोल डीजल को बचाने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि हमारे इस धरती पर हवा है, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। हमारे वातावरण में जो है, हमारे वातावरण में हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है। वो कितना है, 78%। इसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है वो ऑक्सीजन है, O2, जिसका मात्रा 21% है, मतलब 21% है। और इसके बाद जो तीसरा नंबर पे आता है वो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, और इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में ये 0.03% है। और आपका बच जाता है 0.97%। ये जो बच जाता है इसके अंतर्गत बहुत सारे गैस आ जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यानी अदर गैस जो भी है वो सारे क्या आ जाते हैं आपको 0.97% में आ जाता है। तो ये हो गया आपको हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि इसमें जितने सारे गैस है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उससे कम है ऑक्सीजन 21%, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड 0 देखने में 0.03% लगता है, लेकिन सबसे खतरनाक यही गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको सबसे खतरनाक गैस होता है। तो ये करता क्या है, जैसे मान के चलिए हम लोग धरती पर रहते हैं, धरती हम बना लेते हैं यहाँ पे, मान के धरती है या सन, सूरज है। तो सूरज से जो रोशनी आता है हमारे धरती पे आता है, तो ये तो गर्म होता है, सूरज की रोशनी गर्म होता है, आपको मालूम है। धरती पे जब ये आता है तो हमारे पृथ्वी को क्या करेगा, ये गर्म करेगा। लेकिन गर्म जब हो जाता है तब ये फिर वापस जाने लगता है ऊपर की तरफ। तो उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड ये ऊपर में स्थित होता है, CO2 यहाँ पर स्थित होता है। और ये जो वापस जा रहा होता है कहाँ पे, वायुमंडल में, उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, रोक देता है। इसलिए हमारे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जिससे हमारे पृथ्वी पे संतुलन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर अधिक से अधिक मात्रा में गर्मी होगा तो हमारे लोग, जो भी जीव जंतु है, वो नहीं रह पाएंगे। तो यही गैस सब जो होता है, जो हमारे पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाता है, इस सब गैस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे CO2, ये क्या करता है, हमारे पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाने में मदद करता है। पृथ्वी पे जो तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, वो सारे CO2 के कारण होता है। इसके तरह ही बहुत सारे गैस है। तो अगर आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो आपको बोलना है वैसा गैस जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिए हैं, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कहता है ऐसा गैस जो गर्मी में वृद्धि करता है, कहाँ पर, धरती पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे में आपको आया था कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, जिसको मीथेन कहते हैं, NO2, SO2, वाष्प इत्यादि, ये सारे गैस जो है आपको पृथ्वी के तापमान में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ NO2, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद है SO2, ये गैस जो है, ये गैस जो है, इस दोनों गैस मिल करके ये अम्लीय वर्षा करवाता है हमारे धरती पर, अम्लीय, जिसके कारण हमारे जो जो भी
पेड़ पौधा है वो सारे क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और लाल हो जाते हैं। ये सारे कारण से होता है। अम्लीय वर्षा जो कराने का मुख्य कारण है ये NO2 और SO2। इनमें आपको एक चीज़ और जान लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होता है। ये जितने सारे गैस CO2, CH4, NO2, SO2 ये सारे आपको ग्रीन हाउस गैस है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रीन हाउस गैस वो क्या है, CO2। काफ़ी खतरनाक होता है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि ये सब की मात्रा अगर हमारे इस धरती पे बढ़ जाएगा तो एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न कर देगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जो भी लोग हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए इस सारे गैस को कंट्रोल को कम करने के लिए क्या किया गया है, पूरा वर्ल्ड मिल करके, पूरा दुनिया मिल करके एक क्या बनाया, एक मीटिंग किया, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। बहुत सारे देश जब क्या करते हैं आपस में मिल करके जब कोई मीटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए था। तो सबसे पहली बार जो है ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो करवाया गया था वो 1997 ईस्वी में करवाया गया था। और ये जापान में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था, जापान में। जो कि बहुत सारे देश उसमें शामिल थे। जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम ग्रीन हाउस गैस को पर रोक कैसे लगाए, रोक कैसे कर सके, जिससे हमारे पृथ्वी के तापमान नियंत्रित रहे। तो ये जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। क्या नाम है, क्योटो। तो क्योटो शहर में क्या किया गया था, ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए मीटिंग किया गया था। इसलिए इस सम्मेलन को, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके लिए किया गया था, ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए ये सम्मेलन किया गया था, पूरा दुनिया मिल करके। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और जान लेना है कि ये ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ता है ये किसके कारण बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा इसका समस्या क्या है कि हमारे धरती पर बहुत सारे परिवहन, गाड़ी, इसके बाद फैक्ट्रियाँ, ये सारे बहुत अधिक संख्या में हो गया, जिसके कारण क्या होता है, गर्म हवा निकलता है जो वातावरण में जाने के बाद ये CO2, CH4, NO2, SO2 वाष्प इस सब की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण होता है और हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट किया गया था। तो यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट किया गया, जैसे कि हमारे वाहन है, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सारे क्या होता है, ये सारे को रोकने के लिए वहाँ पर रूल लगाया गया, एक नियम बनाया गया कि हम किस टाइप से गाड़ी को चला सकते हैं। तो यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो यूरो फोर, ये सारे चीज़ क्या है, ये गाड़ी का एक पुराना मॉडल है। मतलब गाड़ी के मॉडल को दर्शाया जाता है जो कौन कितना पोल्यूशन अधिक कर सकता है। तो यूरो फर्स्ट जो था अधिक पोल्यूशन करता था, इसलिए इसको हटा के दूसरा लाया गया, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर। ये सारे क्या है, वायु प्रदूषण को रोकने का एक तरीका है जो कि गाड़ी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर कोई पूछेगा एग्जाम में कि यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड या यूरो फोर्थ ये क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट कह देना ये वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, वायु प्रदूषण से संबंधित, जो गाड़ी के मॉडल को दर्शाता है कौन कितना अधिक पोल्यूशन कर सकता है। यूरो फर्स्ट अधिक करेगा, यूरो सेकेंड कम करेगा, इससे कम यूरो थर्ड करेगा, यूरो फोर इससे कम करे। जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट का स्पीड देखे होंगे, पहले था, इसके बाद 2G आया, इसके बाद 3G आया, इसके बाद 4G आया, इसके बाद अब 5G भी आने वाला है हमारे बिहार में या भारत में। तो ये सारी चीज़ें, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। तो ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, यूरोप में। अब क्या हुआ कि हमारे भारत में भी इसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया। तो हमारे भारत में जो आया था ये यूरो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सबसे पहली बार आया था। भारत में यूरो का जो प्रयोग किया गया 2010 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 2010 ईस्वी में। आपको एग्जाम में पूछेगा भारत में यूरो का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, 2010 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए, ये तो आपको वायु प्रदूषण हो गया। अब होता क्या है कि हमारे पृथ्वी पर हम पृथ्वी को छोड़ देते हैं, हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो गंगा नदी है, हमारे देश की सबसे प्रमुख नदी गंगा है। तो गंगा में क्या है, गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर है, बहुत बड़े बड़े शहर है, जिसमें फैक्ट्रियाँ लगे हुए हैं और जो भी जानवर या आदमी सब मरने के बाद सब उसी में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग गंगा को तो पवित्र मानते हैं, लेकिन गंगा सबसे अधिक क्या हो गया, गंदा हो गया है। जिसका पानी भी हम यूज करते हैं, उससे बहुत सारे व्यापार भी होता है।
लेकिन वो बहुत गंदा हो गया। इसलिए हमारे भारत सरकार ने गंगा नदी जो गंदगी से जूझ रहा था उसको बचाने के लिए एक प्लान लाया, एक नियम लाया। तो एक प्लान नियम जो लाया जिसको हम लोग कहते हैं गैप। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैप। एक प्लान लाया जिसको हम लोग कहते हैं गैप। गैप GAP। गैप का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान। गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? गंगा एक्शन प्लान। जो कि हमारे भारत में 1986 ईस्वी में ये गंगा एक्शन एक्शन प्लान लाया गया था, जो गंगा नदी को साफ करने के लिए ये लाया गया था। जिसका लागत जो भारत सरकार के द्वारा जिसका लागत था 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़ रुपया जो गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। ये कहाँ था? ये स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड में। एक जिला है या एक शहर कर लीजिए, ऋषिकेश। ऋषिकेश से लेकर के कलकत्ता के बीच जो गंगा नदी गंदगी था, उस गंदगी को साफ करने के लिए भारत सरकार 300 करोड़ रुपया दिया था 1986 में, जिससे गंगा नदी को साफ किया जा सके और जल पॉल्यूशन जो था, जल प्रदूषण जो था, उसकी समस्या को कम कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आता है कि अपशिष्ट, अपशिष्ट का प्रबंधन। अब पढ़ेंगे हम लोग अपशिष्ट का प्रबंधन। अपशिष्ट का प्रबंधन क्या होता है? अपशिष्ट होता क्या है? देखिए, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? इसके साथ साथ हमारे फैक्ट्री के द्वारा जो कचरा निकलता है, या आप कोई भी सामान यूज करते हैं तो उसके द्वारा जो कचरा निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया अपशिष्ट का प्रबंधन, मतलब अपशिष्ट को हम कैसे बचा सके और उसका कैसे उपयोग कर सके। इसके लिए ट्रिपल आर का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया ट्रिपल आर का, मतलब अपशिष्ट का प्रबंधन को ही दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रिपल आर का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल आर क्या होता है। अब देखिए, आर, पहला आर जिसका मतलब होता है रेड्यूस। इस क्या होता है? रेड्यूस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेड्यूस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कमी। हिंदी में क्या कहते हैं? कमी। इसके बाद जो है आपको दूसरा आर जो आता है जिसका मतलब हो जाता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। और इसके बाद आपको तीसरा आर जो है जिसका मतलब होता है रीयूज, और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुनः उपयोग। अब इसको बारी बारी समझ लेते हैं। मान के चलिए रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं या कपड़ा धोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नल का टंकी को खोल देते हैं, या ट्यूबवेल चला के या मोटर चला के हम लोग लंबे समय तक छोड़ देते हैं, जिससे हमारे पानी का बर्बादी होता है। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं? उस पानी का जो प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जो बर्बाद हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। जिसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस, मतलब कमी कर सकते हैं। जो भी अपशिष्ट हमारे द्वारा निकलता है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे आता है रिसाइकल, जिसका मतलब होता है पुनर्चक्रण। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं जिसमें डब्बा आता है, तो उस डब्बा का आप क्या कर लिए? पुनः प्रयोग कर लिए, घर में अचार रखने के लिए या तो कोई मसाला रखने के लिए प्रयोग कर लिए। तो उसको क्या किया? हम जो मार्केट से लाए उसका तो एक बार उपयोग किया हुआ था, लेकिन पुनः हम घर में भी उपयोग कर लिए, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्चक्रण। या आप देख सकते हैं कि आप कपड़ा धोने के लिए या स्नान करने के लिए जो पानी का प्रयोग कर रहे हैं, पानी का जो प्रयोग तो कर रहे हैं, पानी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरे चीज़ में भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पानी का पुनः प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर में बहुत सारे प्लास्टिक होगा, लोहा होगा, जो कि प्रयोग के लायक नहीं है, लेकिन उसको हम फैक्ट्री में भेज करके फिर से नया वस्तु को तैयार कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्चक्रण। और तीसरा चीज़ है रीयूज। रीयूज का मतलब आप जो चीज़ का प्रयोग कर लिए हैं उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो पानी का ही हम एग्जांपल एक ले लेते हैं सिंपल सा। लगभग ये पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग लगभग सेम मिलता जुलता है, लेकिन पुनः उपयोग को अगर हम सिंपल से देखेंगे, जैसे पानी है तो पानी आप कपड़ा धो लिए और पानी बर्बाद हो रहा है, स्नान कर लिए वो पानी में बह के जा रहा है, उसको हम लोग क्या खेत में हमारे जहाँ पे फसल लगा हुआ उसमें भी हम दे सकते हैं, जिसका प्रयोग हो सके। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अपशिष्ट जो निकलता है हमारे द्वारा, उसके प्रबंधन के लिए ट्रिपल आर का प्रयोग करता है। ट्रिपल आर का मतलब होता है, एक का मतलब होता है रेड्यूस, दूसरा का रिसाइकल, तीसरा का होता है रीयूज। तो ये इस प्रकार आप समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास में वन है, जंगल है, ये सारी चीज़ है। तो वन का हमारे जीवन में क्या महत्व?
और हम लोग भी जानते हैं जंगल जो है इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे, अब आप सोचिए ना खुद से कि हम वन जो है हमारे लिए, अगर वन नहीं रहेगा वो ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा वातावरण क्या होता है, संतुलित रहता है। इस हिसाब से हम जानते हैं क्या क्या इसका महत्व होता है। तो पहला चीज़ वन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि वन पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव के भी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वन देखिए हमारे पर्यावरण को संतुलन बना के रखता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है, और हमारी जो आवश्यकता है, लोगों का जो आवश्यकता है उसको भी क्या करता है, पूरा करता है। जैसे में आप देख सकते हैं आवास के लिए सामग्री, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वो सारे हमारे वन से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ईंधन, जैसे कि हम लोग जलावन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम वन से हमें भोजन भी प्राप्त होता है, ये फल फूल, जैसे कि हम अनाज भी देख सकते हैं, वही वन का ही एक अंश है। इस प्रकार वन का पहला महत्व आप जान गए। दूसरा महत्व क्या आप दे सकते हैं कि वन के कारण वन क्या करता है, वो हम हमारे एरिया में या हमारे आसपास या हम हमारे प्रकृति के द्वारा जो हम लोगों को बारिश होता है, वर्षा होता है, वो हमारे वन के कारण ही हो जाता है। अगर जिस एरिया में ज़्यादा जंगल रहता है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए वन वर्षा में क्या कराता है, वृद्धि कराता है। तीसरा चीज़ समझते हैं, वन वन का तीसरा महत्व ये है कि वन पशु के लिए चारा का व्यवस्था प्रदान करता है। जैसे वन क्या करता है, पशु के लिए चारा का व्यवस्था करता है। आप देख सकते हैं आपके गाय भैंस बकरी जो भी है वो सारे जंगल में रहते हैं, और सारे का चारा का भी व्यवस्था, चारा का मतलब क्या, भोजन का व्यवस्था करता है जानवर के लिए भी। चौथा इसका महत्व ये हम जान लेते हैं, वन जो है वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगर मान के चलिए हमारे इस धरती पे केवल ऑक्सीजन ही रह जाएगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, और आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। और या तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा तो गर्मी के कारण सारे आदमी मर जाएंगे। इसलिए जो है हमारे इस धरती पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों समान मात्रा में, जितना उसकी मात्रा है उसको रहना चाहिए। और ये दोनों की मात्रा को नियंत्रित करने का काम या संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, वन करता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, वन जो है, वन क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को वृद्धि होने से बचाता है। हमारे पृथ्वी में जो तापमान है, गर्मी है, तो उसको क्या करता है, उसको वृद्धि होने से बचाता है, क्योंकि वन ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन ठंडा होता है, जिसके कारण वन क्या करता है, वो हमारे पृथ्वी पर तापमान को वृद्धि होने से बचाता है। अगला चीज़ हम जान लेते हैं कि वन जो है जंगली जानवर के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। आप जानते हैं वन जो है जंगल का जो भी जानवर है, जंगल में जो भी जानवर है वो सारे जानवर के लिए एक घर की तरह काम करता है, और वो नेचुरल घर होता है जो जानवर आसानी से उसमें रहते हैं। इसलिए कहा जाता है वन जंगली जानवर के लिए प्राकृतिक आवास का काम करता है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है, वन तेज हवा एवं तेज वर्षा द्वारा होने वाले मिट्टी कटाव को रोकती है। अब मान के चलिए अधिक से अधिक हवा बहने लगी, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अधिक बारिश होने के कारण मिट्टी मिट्टी बह के जाने लगता है, भूस्खलन होने लगता है। अगर वहाँ पे पेड़ पौधा अधिक से अधिक संख्या में होता है, जड़ के कारण वो मिट्टी का बहाव, जड़ क्या करता है, उसका मिट्टी को पकड़ लेता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का अपवर्तन से हम रोक कर सकते हैं। तो वन इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, वन तेज हवा एवं तेज वर्षा द्वारा होने वाले मिट्टी कटाव को रोकती है। समझ गए आप। अब यहाँ तक आप वन का महत्व अगर आपसे पूछेगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद हम जानते हैं कि वन का प्रबंधन मतलब जंगल जो है उसका हम रक्षा कैसे करें। जंगल अगर क्या हो, अगर जंगल को हम पूरा काट देंगे तो हमारे हमारे लिए क्या होगा, ये बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित नहीं रहेगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगा, जंगली जानवर के लिए घर नहीं रहेगा, तेज हवा या तेज बारिश के कारण वर्षा से मिट्टी कटने लगेगा। इसलिए हमें वन को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमें वन का प्रबंधन करना चाहिए। प्रबंधन का मतलब बचाना, आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए वन का प्रबंधन में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए जो वन कट गया, लेकिन हम लोग को वर्तमान में क्या सोचना चाहिए, जो वन कट गया, लेकिन जो बचा हुआ है उस वन की कटाई नहीं करके, जो वन बचा हुआ है उसका कटाई नहीं करे, तभी तो वन को बचा सकते हैं। इसके बाद अगला हम क्या कर सोच सकते हैं, सोचिए। अगला हम क्या कर सकते हैं कि वन, देखिए अगर वन को हम पूरा छोड़ दे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन वन को काटे, लेकिन ऐसा पेड़ पौधा को काटे जो हमारे लिए उपयोगी हो और वन भी बर्बाद नहीं हो। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण
पेड़ पौधा की कटाई करके। विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ करके, जो जरूरी है उतना ही काटना चाहिए और काट के इधर उधर नहीं करना चाहिए। विवेकपूर्ण ढंग से पेड़ पौधा को करके हम क्या करते हैं, वन का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद परती एवं बंजर भूमि में पेड़ पौधा लगाकर, जहाँ पे आपका परती है, परती जहाँ पे कुछ पेड़ पौधा नहीं है और भूमि क्या हो गया, मर गया, बंजर बन गया, तो वहाँ पे हम पेड़ पौधा लगाकर ही वन को बना सकते हैं, जंगल लगा सकते हैं, जिससे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद अगला हम क्या कर सकते हैं वन को बचाने के लिए, सड़क, नदी, बांध आदि के किनारे वन लगाकर। ये सड़क हो गया, नदी हो गया, आप देखे होंगे कि पर्यावरण संरक्षण के तहत जो है विभिन्न सारे पर्यावरण संरक्षण के तहत बहुत सारे वन लगाने का कोशिश सरकार के द्वारा भी किया गया है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सड़क, नदी या बांध, नहर आदि के किनारे वन लगा सकते हैं और जिसके कारण हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस वजह हम प्रबंधन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि रसोई कनेक्शन अपनाकर। आप कहिएगा रसोई कनेक्शन से इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर आप रसोई कनेक्शन मतलब गैस ले लेते हैं, जिससे आप लकड़ी का कम प्रयोग कीजिएगा और लकड़ी का कम प्रयोग कीजिएगा, जिसके कारण आप वन का कटाई नहीं करेंगे, इसलिए हम रसोई गैस कनेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगला चीज़ है, जनता में जागरूकता पैदा करके, जनता को सही बात बता के, मतलब जो भी लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है, वन के महत्व के बारे में समझा के हम वन की कटाई को रोक सकते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में नर्मदा नदी में बांध बनाने के कारण ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चला हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या था कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग जो बांध के अंदर थे, अगर बांध को बांध देगा, अगर बांध को बांध देगा तो मतलब बांध के अंदर वाले एरिया जो भी लोग थे अंदर के एरिया के, वो सारे लोग में क्या हो, उसके घर में पानी घुस जाएगा या उसका घर कट के चले जाएगा। जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर दिए थे, ये सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बांध को रोकने के लिए एक आंदोलन किए थे और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है, तो आपको बोलना है कि गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। और इसके जो नेता थे, इसके जो नेता थे मेधा पाटेकर थे। कौन थे? मेधा पाटेकर। इस प्रकार हम देख सकते हैं। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम जान लेते हैं, टिहरी बांध। टिहरी बांध आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, टिहरी बांध कहाँ पे, तो आपको बोलना है उत्तराखंड में। और टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। और कहाँ पर बनाया गया था? बनाया गया भागीरथी और भिलंगना नदी पर यह बांध बनाया गया, टिहरी बांध। कहाँ पे? उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी पर ये कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया। आपको इतना याद रखना है, टिहरी बांध कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में। और ये बांध कहाँ पे है? भागीरथी और भिलाना नदी पर है। इतना बात आपको समझ लेना है। इसके बाद हम चलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो थे, ये आपको वन संरक्षण से संबंधित थे या वन प्रबंधन से संबंधित है। इसमें इसमें आपको क्या जानना है, देख लीजिए। इसके बाद हम चिपको आंदोलन को जान लेते हैं। चिपको आंदोलन आपको जो है वन संरक्षण से संबंधित है, मतलब वन को बचाने से संबंधित है। ये चिपको आंदोलन जो किया गया था, ये उत्तराखंड में किया गया था। जो वहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने वन वन को कटाई से बचाने के लिए वो लोग आंदोलन किए थे। हुआ क्या था कि उत्तराखंड में कि भारत सरकार के द्वारा या किसी ठेकेदारों के द्वारा वन को काटने का कोशिश किया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वन के कटाई के विरोध में एक आंदोलन किया था 1972 ईस्वी को, और जिसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस लोग क्या ये लोग जो थे क्या किए थे कि वन को काटने से रोकने के लिए पेड़ से जा करके चिपक चिपक करके पेड़ को बचाए थे। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते थे। तो चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी को। और किसने, इसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर आपसे पूछे चिपको आंदोलन क्या है, तो आपको बोलना चिपको आंदोलन वन को बचाने के लिए उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने 1972 ईस्वी को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया था, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ हम और जानते हैं, राजस्थान में भी एक घटना हुआ था वन संरक्षण से संबंधित थी, जो कि
वन को बचाने के लिए ही, पर्यावरण संरक्षण के लिए ही इसका प्रयोग किया गया था। जिसके नेता थे अमृता देवी बिश्नोई। जिसके नेता थे अमृता देवी बिश्नोई। ये क्या किए थे, वन एवं वन जीवों को बचाने के लिए आंदोलन किए थे, और इसलिए इसके नाम से पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। कहिएगा कि अगर वन को बचाने के लिए प्रयोग किए तो इसके नाम से पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो देखिए हुआ क्या था, जब ये अमृता देवी बिश्नोई महिला है, अमृता देवी बिश्नोई वन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो किसी कारणवश उसमें हंगामा हो गया, या ये आंदोलन में इसको जो है अमृता देवी को जो है चोट लग गया, या किसी कारण बस इसकी मृत्यु हो गई थी। आंदोलन के दौरान ही अमृता देवी बिश्नोई की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो इसके नाम से पर्यावरण पुरस्कार को दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये शहीद हो गए थे या मर गए थे, जिसके कारण इसके नाम पर पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण पुरस्कार। जो अच्छा काम करते हैं वन संरक्षण से संबंधित, उस ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब एक चीज़ हम समझ लेते हैं, कोल्हू क्या है। कोल्हू जो है एक हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण, मतलब जल को बचाने, जल को साफ सुथरा रखने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों का एक एक कमेटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्हू कहते हैं। ये जल संरक्षण से संबंधित। आपको पूछे कोल्हू क्या है, जल संरक्षण से संबंधित है। अब हम चलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ऊर्जा क्या होता है? ये ऊर्जा जो कि हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन और सारे ऊर्जा होता है, केवल सूर्य के द्वारा ही नहीं प्राप्त होता है। देखिए, तो ऊर्जा ऊर्जा के बिना हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। हर एक चीज़ में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऊर्जा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, जो समाप्त होने वाला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय, जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते और समाप्त होने वाला है। इसी को हम कह सकते हैं परंपरागत। क्या कह सकते हैं? परंपरागत। परंपरागत क्यों कहेंगे? जैसे कि पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे आपको अनवीकरणीय में आता है। जो कि कोयला भी समाप्त होना है, फिर पुनः उपयोग नहीं हो सकता है, ये समाप्त होने वाला है। पेट्रोलियम भी समाप्त होने वाला है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त होने वाला है, और ये इसका प्रयोग ज़्यादा है, इसलिए इसको हम परंपरागत कहते हैं, और ये समाप्त होने वाला है। और नवीकरणीय को हम परंपरागत कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, और इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं और भविष्य के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है। भविष्य में इसी का उपयोग होगा। जैसे में आपको नवीकरणीय, जैसे जल ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा, ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी कभी खत्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का जो उम्र है, सूर्य का उम्र 5 अरब वर्ष और है। 5 अरब वर्ष और 5 अरब वर्ष हो चुका है। तो 5 अरब वर्ष में हम लोग कितना बार जन्म ले लेंगे, इसलिए ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जंगल, बायोगैस, ये सारे आपको क्या है, नवीकरणीय है, गैर परंपरागत। इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जंगल, ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। बायोगैस, जो गोबर के द्वारा बनाया जाता है, जानवरों गोबर के द्वारा या अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है, ये सारे आपको क्या रहता है, नवीकरणीय या गैर परंपरागत। इसके बाद देखिए हमारे भारत सरकार के द्वारा, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को आगे बढ़ाने के लिए, इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मंत्री का गठन किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय। ये कब किया गया था? 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इसको बनाया गया था। मतलब जो नवीकरणीय है, गैर परंपरागत है, उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करें, इसके लिए एक मंत्रालय अलग बना दिया गया था। तो आपको इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इतना को देखते हैं, बिल्कुल आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।